जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के पेपर 2 के हिंदी सब्जेक्ट की। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज़ लेकर आए हैं वो 17 है। इससे पहले हमने 1 से 16 तक की सीरीज़ देख ली थी और साथ ही साथ हम लोग डिटेल्ड में भी वीडियोज़ देख रहे हैं जो कि अलग सीरीज़ चल रही है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे यूजीसी नेट अक्टूबर 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में संपूर्ण चीज़ें दी हुई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज टॉपिक, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रश्नों की। फिर प्रश्न है कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, किस पाश्चात्य आलोचक का यह मत है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। अगर आपको जवाब पता है तो सही जवाब का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, कालरिज। कालरिज के अनुसार कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या इनमें आपको लग रहा है कि कोई सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें से ही सही ऑप्शन है जो कि है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी। सुमित्रानंदन पंत जी के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा अलंकार है जो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है काव्यलिंग। ठीक है, अब कैसे ये देख लेते हैं। काव्यलिंग न्याय मूलक अलंकार है, जबकि इसके अलावा जो है कारणमाला, माला दीपक, एकावली, ठीक है, ये क्या है, श्रृंखला मूलक अलंकार हैं। सिर्फ काव्यलिंग न्याय मूलक अलंकार है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली ओंकार बहुला नहीं है। कौन सी बोली है जो ओंकार बहुला नहीं है। कैसे, इसको देख लेते हैं कि इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। और सही उत्तर की अगर बात करें तो सही उत्तर है खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली का मानक स्वरूप है कौन सा, खड़ी बोली। मतलब सही उत्तर जो है अपना वो है ऑप्शन ए। और इसमें यह शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से व्याप्त होती है। यह संविधान की राजभाषा और भारतीय जनमानस की राष्ट्रभाषा है। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओंकार बहुला बोलियां हैं। तो ओंकार बहुला बोलियां हैं ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। लेकिन ओंकार बहुला बोली नहीं है कौन सी, खड़ी बोली। ठीक है, ये राष्ट्रभाषा है, जनमानस की भाषा है। अगला प्रश्न है, विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। विज्ञान गीता किस आचार्य की है। निम्नलिखित में से ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर पता है आपको तो जवाब दीजिए। सही उत्तर है केशवदास की, ऑप्शन ए। विज्ञान गीता 1610 ईस्वी में आई थी। ये आचार्य केशवदास की रचना है। इसके अलावा कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर देव सिंह चरित, रत्नावली और जहांगीर जस चंद्रिका इनकी अन्य रचनाएं हैं। रतन बावनी है, रत्नावली नहीं, रतन बावनी। फिर अगला प्रश्न है, गीत गुंज किस कवि की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, रामकुमार वर्मा या फिर महादेवी वर्मा। गीत कुंज को पूछ रहा है, तो गीत कुंज के रचनाकार कौन है यहाँ पे। सही उत्तर है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1954 ईस्वी में ये रचना आई थी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की ये गेय प्रधान रचना है। निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने
कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगर प्रश्न पूछता है कि कवित्व को हिंदी का जातीय छंद किस आचार्य ने कहा है, किस कवि ने कहा है, तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, छाया नामक एकांकी के लेखक कौन है? ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा उत्तर है जो कि सही होगा? छाया नामक एकांकी। तो सही उत्तर है सुदर्शन, ऑप्शन डी। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं सुदर्शन। फिर अगला प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी निम्नलिखित में से कौन सी है? यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताएं कि कौन सी कहानी हो सकती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जहां लक्ष्मी कैद है। 1957 ईस्वी की रचना है। राजेंद्र यादव का यह कहानी संग्रह है। हंस के संपादक के रूप में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की चर्चा में लाने का सबसे बड़ा श्रेय राजेंद्र यादव को ही जाता है। कौन कौन सा? स्त्री विमर्श और दलित विमर्श, इनको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो इन्हीं का है, राजेंद्र यादव का। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत 1964 ईस्वी में इन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या की है और इसी वजह से इन्हें रसवादी आलोचक भी कहा जाता है। किसे? डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से हमें सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो दोस्तों सही उत्तर है जो वो है ऑप्शन 2, ऑप्शन ए है, जिसमें 2 है। तो श्लेष के दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। जहाँ शब्द के बिना खंड किए अनेक अर्थ निकलते हैं, जहाँ शब्द का खंड किए बिना अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ अभंग श्लेष होता है, तथा जहाँ पर शब्द के खंडों से अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ सभंग श्लेष अलंकार होता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने डिटेल्ड में जब हमारी क्लास चल रही थी तब देखा होगा तो आपको ये उत्तर मिल जाएंगे। खैर अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि सही उत्तर इसमें से है ऑप्शन बी, अलका राम रहीम शेखर एक जीवनी प्रथम भाग और सिंह सेनापति। अलका निराला जी की है, 1933 ईस्वी में आई थी। राम रहीम राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की है, 1936 ईस्वी में आई थी। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, 1941 ईस्वी में। और सिंह सेनापति ये राहुल संकृत्यायन जी का है, 1942 ईस्वी का। फिर अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? यहाँ पे सिर्फ एक रचनाकार का उपन्यास ले लिया है जिसका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, और उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो सही अनुक्रम की बात करें तो ऑप्शन सी है, मैला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड। अब मैला आंचल है 1954 ईस्वी का, प्रति परिकथा 1957 ईस्वी, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी और पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का अनुक्रम पूछ रहा है। तो अगर जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले है प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। प्रतिध्वनि है 1926 ईस्वी का, आकाशदीप है 1929 ईस्वी का, आंधी है 1931 ईस्वी का और इंद्रजाल है 1936 ईस्वी का। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है।
ये रचनाएं दी हुई हैं, अलग अलग आचार्यों की रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है। तो सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। तो इतिहास तिमिर ये राजा शिव प्रसाद सिंह की है। इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सिंह की है। राजा शिव प्रसाद जिनको हम लोग सितारे हिंद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, 1964 ईस्वी में। शिव शंभू के चिट्ठा, शिव शंभू के चिट्ठे, ये किसका है? शिव जबान नहीं टूट रही है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है, 1904 ईस्वी में। फिर है साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी का, 1943 ईस्वी। सीढ़ियों पर धूप में, ये है रघुवीर सहाय की, 1960 ईस्वी की। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? रामविलास शर्मा की कृतियां लेकर आया है और प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम पूछ रहा है, जिसमें अगर सही उत्तर की बात करें तो है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग, भाषा, साहित्य और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, बड़े भाई। तो भारतेंदु है 1943 ईस्वी का, भाषा, साहित्य और संस्कृति ये है 1954 ईस्वी की, परंपरा का मूल्यांकन है 1981 ईस्वी, और फिर है अंत में बड़े भाई। फिर अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम पूछ रहा है, क्या है? तो हम लोगों ने जब भाषा वाला पोर्शन पढ़ा था उसमें देखा था, तो हमें सबसे पहले ध्वनि, शब्द, पद और अंत में क्या, वाक्य मिले थे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कांठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रश्न को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन ध्वनियों का पूछ रहा है उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण से रिलेटेड लेकर। तो यहाँ पे पूरा सोचने वाली बात है कि सबसे पहले क्या होता है। तो सही उत्तर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए है, सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर वत्स्य, फिर दंत और अंत में ओष्ठ, ठीक है, तब जाके वो बाहर निकलती है। ठीक है, सबसे पहले कंठ, फिर तालव्य, फिर वत्स्य, फिर दंते और अंत में ओष्ठ। फिर अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का विकास क्रम पूछ रहा है, किस तरह से वो अपने देवनागरी लिपि जो है वो अपने स्वरूप में आई, उसका है। तो सही उत्तर है यहाँ पे सी, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर नागरी लिपि, गुप्त लिपि और फिर देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली में गुप्त लिपि विकसित हुई, जो 5वीं शती तक प्रयुक्त होती रही। गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास हुआ, जो 8वीं शती तक चलती रही। आगे चलकर 9वीं शती के लगभग प्राचीन नागरी का विकास हुआ। प्राचीन नागरी से 15वीं और 16वीं शती में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब भीष्म साहनी के नाटकों के बारे में पूछ लिया है, तो सही उत्तर की अगर बात करें तो है ऑप्शन बी, हानुश, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। हानुश है 1977 ईस्वी का, माधवी है 1985 ईस्वी का, मुआवजे है 1993 ईस्वी का और आलमगीर है 1999 ईस्वी का। फिर अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? विष्णु प्रभाकर के, तो सही उत्तर की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटे परिवेश, सत्ता के आर पार। डॉक्टर है 1958 ईस्वी का,
युगे युगे क्रांति है 1969 ईस्वी का। टूटते परिवेश 1974 ईस्वी और सत्ता के आर पार 1981 ईस्वी का है। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्या इनमें से सही हो सकता है? बिल्कुल, इसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। सही अनुक्रम पूछ रहा था, तो केदारनाथ अग्रवाल की अगर बात करें तो इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। त्रिलोचन जी के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती की अगर बात करें तो इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। और रघुवीर सहाय जी की बात करें तो इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। जन्म काल के अनुसार ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में। फिर है मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म हुआ था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी में। फिर मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886, नहीं मिस्टेक हो गया, फिर से ये प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ था। फिर है मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। फिर है माखनलाल चतुर्वेदी जी का, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। और अंत में है बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 1889, इनका भी उसी समय हुआ था 89। फिर अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ रहा है, रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। यहाँ पे ये जो रचनाएं दी हुई हैं ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं दी हुई हैं, जिसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधुकलश 1937 ईस्वी और निशा निमंत्रण 1938 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है। रचनाकारों के बारे में पूछ रहा है जन्म काल के अनुसार, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। तो श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 ईस्वी, राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी, मुकुटधर पांडे इनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, ये है प्रश्न कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शंस दिया हुआ है, जन्म काल के अनुसार पूछ रहा है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास, सुंदर दास। हमने डिटेल्ड की जो शायद लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था। तो मुकुटधर नहीं, सबसे पहला है गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में। फिर है दादू दयाल, इनका जन्म 1544 ईस्वी में। मलूक दास, इनका जन्म 1574 ईस्वी में। और अंत में है सुंदर दास, इनका जन्म हुआ था कब, 1595 ईस्वी में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का जो प्रश्नोत्तरी थी। यहीं पे क्लास ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।